एक समय की बात है, कौशलपुर गांव में सुरेश अपनी पत्नी शीतल और बेटी राधा के साथ रहता था। सुरेश का गांव में बहुत सम्मान था। सब गांव वाले उसकी बात मानते थे। उसके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन शीतल अपनी बेटी राधा से कहती है, बेटी तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है? तेरे पिताजी तेरे लिए कितना परेशान रहते हैं और एक तू है जो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर क्या वजह है इसकी? माँ, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जो मेरी हर बात मानेगा। अगर ऐसा कोई लड़का है तो मैं उससे खुशी खुशी शादी कर लूंगी। अब ऐसा लड़का मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं तेरे लिए? मेरी बेटी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, पत्नी को पति की हर बात माननी चाहिए। और एक तू है उल्टा रिवाज चला रही है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि पत्नी पति पर हुक्म चलाती है और पति चुपचाप उसकी बात मान लेता है। देखो माँ, अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगी तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी तरह यह बात गांव के जमींदार के आलसी बेटे के कानों तक पहुंच गई। यह बात सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह कैसी अजीब शर्त है। मैं इस लड़की का घमंड चकनाचूर कर दूंगा। मैं भी आज कसम खाता हूँ, इसी लड़की से शादी करूंगा और कभी इसकी बात नहीं मानूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अगले ही दिन दिनेश अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ, मैं सुरेश की बेटी राधा से शादी करना चाहता हूँ। क्या हो गया है बेटा? तुझे क्यों मजाक करता है? कल तक तो तू शादी के नाम से मुंह बनाता था और आज एकदम शादी का ख्याल तेरे दिमाग में कहाँ से आ गया? चल मान ले, अगर हम तेरी शादी कर भी दे तो तू अभी कुछ करता धरता भी तो नहीं है। बीवी बच्चों का गुजारा कैसे करेगा? हम तेरा कब तक साथ दे सकते हैं? कभी ना कभी तुझे कोई काम तो करना ही होगा। माँ, मैं अभी कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, मुझे बस शादी करनी है, वह भी सुरेश की बेटी राधा से। तुम पिताजी से बात करके सुरेश के घर जाओ, उसकी बेटी का हाथ मांगने मेरे लिए। राधिका अपने पति राघव से कहती है, बेटा जवान हो गया है, तुम उसका विवाह कर दो, मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। इतना बड़ा घर है, मुझसे इतना सारा काम नहीं हो पाता है। अरे भाग्यवान, तुम यह क्या कह रही हो? दिनेश तो कुछ करता धरता भी नहीं है, सारा दिन घर में यूं ही पड़ा रहता है। मैंने उससे कितनी बार कहा है कि खेतों पर जाओ, काम करो, मजदूरों के साथ मिलकर थोड़ी मेहनत कर लिया करो, लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं। हमारे पास इतनी सारी जमीन है, अगर वह खेती का काम नहीं सीखेगा तो फिर जमीन पर खेती कैसे करेगा? अगर वह चाहता है कि उससे मेहनत नहीं होगी तो मेहनत मत कर, लेकिन खेतों पर जाकर मजदूरों को ही देखिया करें। अब मैं अकेला कौन कौन सा काम देखूं? आप सही कहते हो, लेकिन अभी वो ना समझ है। अगर हम इसका विवाह करा देंगे तो यह खुद ही काम करने की सोचेगा और इसका यह आलसीपन दूर हो जाएगा। कह तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है दिनेश के विवाह के लिए? हमारे गांव में सुरेश जी रहते हैं। वो एक सम्मानित और अच्छे इंसान हैं। उनकी बेटी राधा बहुत ही खूबसूरत और सुशील है। अच्छा, तुम सुरेश की बेटी राधा की बात कर रही हो? अरे सुरेश तो बहुत ही अच्छा इंसान है, गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। हम कल ही सुरेश के घर चलेंगे दिनेश के रिश्ते के लिए, तुम तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन राघव और उसकी पत्नी राधिका सुरेश के घर पहुंच जाते हैं। अरे जमींदार साहब, कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ सुरेश जी, सब ठीक है। दरअसल हम यहाँ पर तुम्हारी बेटी राधा का हाथ मांगने आए हैं अपने बेटे दिनेश के लिए। हमें पता चला है कि राधा बहुत ही शिक्षित और समझदार है। यह तो बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही किया जमींदार साहब, इससे हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। कुछ ही दिनों में राधा और दिनेश का विवाह हो जाता है। शादी के 2-4 दिन के बाद दिनेश राधा से कहता है, तूने अपनी माँ से कहा था ना कि तू उस लड़के से शादी करेगी जो तेरी हर बात मानेगा, लेकिन मैं कभी भी तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। अब देखता हूँ तू कैसे मुझसे अपनी बात मनवाती है।
दिनेश राधा को बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक कि मारपीट पर भी उतर आया। मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे यह आशा करती हूँ कि आप मुझे पूरा सम्मान दे। हमारे रिश्ते की मजबूत और खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरे प्रति आदर और समझदारी का रवैया अपनाएं। यह न केवल हमारे रिश्ते को बेहतर बनाएगा बल्कि हमें एक मजबूत और खुशहाल जोड़ी भी बनाएगा। फिर भी अगर आप मेरे साथ मारपीट करना ही चाहते हैं तो मैं आपको यह अधिकार तब दूंगी जब आप खुद मेहनत करके पैसे कमा कर लाओगे। अभी तो आप अपने पिता के पैसे पर ऐश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमा सकता? तो फिर ठीक है, अब मैं तब तक घर में नहीं घुसूंगा जब तक मैं खूब सारा पैसे ना कमा लाऊं। दिनेश अपनी पत्नी से यह बात गुस्से में कह तो देता है, लेकिन बाद में वह सोचने लगता है, अरे मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया है, ऐसे में मुझे क्या काम मिल सकता है जिसे मैं कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, शाम से मालूम करता हूँ, उसने बहुत सी जगह पर काम किया है, वह मुझे कोई ना कोई काम के बारे में जरूर बता देगा। दिनेश श्याम के घर पहुंच जाता है और श्याम से कहता है, श्याम, तुमने यार बहुत सी जगह पर काम किया है, मुझे भी कोई काम करना है। तुम्हारी नजर में कोई काम हो मेरे लिए तो मुझे बताओ। अरे दिनेश, कैसी बात कर रहा है यार? तू इतने बड़े जमींदार का बेटा है, तुझे क्या जरूरत है काम करने की? अरे काम करने की जरूरत तो हम जैसे गरीब लोगों को है। श्याम भाई, दरअसल मैंने किसी से शर्त लगाई है, उसका मानना है कि मैं खुद मेहनत से पैसे नहीं कमा सकता हूँ, इसलिए मैंने भी उससे कह दिया है कि मैं तुझे पैसे कमा के दिखाऊंगा। देखो दिनेश भाई, हम तो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और मेहनत मजदूरी तुमने कभी की नहीं है, इसलिए तुमसे हो नहीं पाएगा। तुम कोई और काम देख लो जिसमें मेहनत कम हो और पैसे ज्यादा मिल जाए। इतना कहकर श्याम चला जाता है। दिनेश को श्याम की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था, इसलिए चुप रहता है। अब दिनेश बगैर किसी को कुछ बताए धन कमाने की तलाश में निकल पड़ता है। वह अपने गांव से करीब 25 किलोमीटर दूर एक अमीर महाजन के पास जाता है। उस महाजन का बहुत बड़ा गेहूं का गोदाम होता है। महाजन जी, मैं पास वाले गांव सूरजपुर से आया हूं, आपके पास काम की तलाश में। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सूरजपुर में मेरा बहुत ही अच्छा मित्र रहता है, उसका नाम राघव जमींदार है, क्या तुम उसको जानते हो? जब दिनेश राघव यानी अपने पिता का नाम सुनता है तो वह घबरा जाता है और सोचने लगता है, कहीं पिताजी को मालूम ना हो जाए कि मैं दूसरे के यहाँ मजदूरी करने आया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर घर वापस गया तो राधा से किया हुआ वादा कैसे पूरा होगा? अरे जो होगा देखा जाएगा। अगर पिताजी को मालूम भी हो गया तो मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगा। अरे भाई, किस सोच में डूब गए राघव का नाम सुनकर? नहीं महाजन जी, किसी सोच में डूबा नहीं हूँ। हाँ, मैं राघव जमींदार को जानता हूँ, बेचारे बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान है। अब तो तुम्हें काम देना ही पड़ेगा। तुम मेरे मित्र के गांव से जो आए हो, देखो भाई, अगर तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे। महाजन जी दिनेश को काम पर रख लेते हैं। जब दिनेश के पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो जाता है तो वह अपने घर जाने की सोचने लगता है। फिर वह सेठ जी से कहता है, महाजन जी, मैं सोच रहा था कि एक बार गांव जाकर बीवी बच्चों से मिलाता हूँ। तुमने बिल्कुल सही सोचा दिनेश, बीवी बच्चों से मिलना भी जरूरी है। तुम कल अपने गांव निकल जाना और बीवी बच्चों से मिलकर जल्दी वापस आना। दिनेश इकट्ठा किए हुए सारे पैसे लेकर अपने गांव की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे दो बेईमान एक पेड़ के नीचे खाना खाते हुए मिलते हैं। वह दिनेश से कहते हैं, अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आओ हमारे साथ खाना खा लो। दिनेश को बहुत तेज भूख लग रही होती है, इसलिए वह बेईमानों के कहने पर खाना खाने बैठ जाता है। फिर एक बेईमान दिनेश से बोलता है, लगता है आप शहर से पैसे कमा कर लाए हो, हम दोनों भी शहर जा रहे हैं पैसे कमाने की तलाश में। सुनो, तुम्हें पता है इस रास्ते पर बहुत सारे लुटेरे ठग रहते हैं, तुम अपना पैसे सावधान होकर ले जाना। लेकिन मैंने तो सुना था कि यह रास्ता सुरक्षित है, इस रास्ते पर लुटेरे नहीं मिलते।
अरे भाई, अब तो हर जगह लुटेरे और बेईमान मिल जाते हैं। अगर तुम अपने पैसे छुपाकर नहीं ले गए तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। सुनो, हम भले और ईमानदार आदमी हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हम दोनों तुम्हारे धन की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो बाकी देखो भाई, आगे तुम्हारी मर्जी है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें अपना धन क्यों दूं? मैं तो सही से तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अरे भाई, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम्हारा धन है, दो या मत दो। हम तो बस तुम्हें आगाह कर रहे थे बेईमानों से। दिनेश सोचता है। देखने में तो यह दोनों ईमानदार लगते हैं। अगर इन्हें मेरा धन लेना ही होता तो यह मुझसे जबरदस्ती छीन भी सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। देखो भैया, मैं तुम्हें अपना पैसे तो नहीं दे सकता। हाँ, एक काम कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ मेरे गांव तक चलोगे तो मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। इस तरह मेरे पैसे की सुरक्षा भी हो जाएगी और तुम दोनों की कमाई भी हो जाएगी। ठीक है, हम कुछ देर बाद चलेंगे, तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। तीनों पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। कुछ ही देर में दिनेश को नींद आ जाती है। दोनों बेईमान दिनेश का सारा पैसे चुरा कर ले जाते हैं। जब दिनेश की आंख खुलती है तो उसे वह दोनों बेईमान कहीं भी दिखाई नहीं देते। तो वह हड़बड़ा कर अपना पैसा देखता है तो उसे पैसे भी नहीं मिलता है। इसलिए दिनेश बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है। दिनेश को दूर उजाला दिखाई देता है। वहाँ एक दादी माँ का घर था। दिनेश ने दादी माँ से कहा, मैं शहर से पैसे कमा कर लाया था। रास्ते में मुझे दो आदमियों ने ठग लिया। मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्या आप मुझे अपने घर में ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह दे सकती हैं? दादी माँ बहुत ही नेक दिल की औरत थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने दिनेश को अपने घर में रुकने की आज्ञा दे दी। दादी माँ एक छोटी सी पकौड़े की दुकान चलाती थी, जिससे वह अपना गुजर बसर करती थी। दिनेश ने दादी माँ की पकौड़े की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में दादी माँ की पकौड़े की दुकान काफी बड़ी हो गई। इससे खुश होकर उसने दिनेश को बहुत सारे पैसे दिए। दादी माँ से पैसे लेकर दिनेश सोचने लगा, अब मेरे पास खूब पैसे हो गए और घर से निकले हुए भी बहुत दिन हो गए। अब मुझे घर चलना चाहिए। इस बार बहुत ही सावधानी से जाऊंगा और उसके बाद राधा पर रोब दिखाऊंगा। दिनेश ने दादी माँ से घर जाने की इजाजत मांगी और फिर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर दिनेश ने सारा धन जो कमाया था राधा को दे दिया और फिर बोला, तुमने कहा था ना, जब मैं अपनी मेहनत से पैसे कमा के लाऊंगा तभी तुम्हारे साथ मारपीट कर सकता हूँ। अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ मारपीट करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ना है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ मारपीट करनी होगी। औरत को पीटना बहुत बड़ा पाप है। मैं तुम्हारी जीवन साथी हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की कसम खाई है। मैं तुम्हारा हर मुश्किल समय में साथ दूंगी। अगर फिर भी तुम मुझे पीटना ही चाहते हो तो घर के अंदर मारपीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि दिनेश ने अपनी पत्नी को पीटा है। गांव वालों को भी पता तो होना चाहिए कि तुम इतना सारा पैसे कमा कर लाए हो, इसलिए अपनी पत्नी को पीटना चाहते हो। आज आराम कर लो। तुम बहुत दूर से चलकर आए हो ना। कल सुबह सारे गांव वालों को बुलाकर मुझे उनके सामने पीटना। दिनेश अपनी पत्नी राधा की बात मान लेता है। अगली सुबह वह सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। जैसे ही दिनेश अपनी पत्नी को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, उतने में ही दिनेश के पिता राघव जमींदार वहां आ जाते हैं। बदतमीज नालायक, ये क्या कर रहा है? एक स्त्री पर हाथ उठा रहा है। क्या तूने इससे शादी सिर्फ मारने पीटने के लिए की है? तू जानता भी है जिस दिन से तू गया है उस दिन से एक दिन भी यह चैन से नहीं सोई है। हर वक्त तेरी याद में रोती रहती है और एक तू है जो इस मासूम को पीटने के लिए तैयार है। भीड़ के सामने दिनेश शर्मिंदा हो जाता है। उसके दिल से राधा के लिए नफरत मिट गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह राधा से माफी मांगने लगता है, यहाँ तक कि उसके पैरों में गिर जाता है।
उसके बाद राधा उसे उठाती है और बोलती है, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। उसके बाद दिनेश ने कभी राधा से कुछ नहीं कहा।